दोस्तों, सदियों से दुनिया भर में अपराधियों और बदमाश लोगों ने चुपचाप हमारी नाक के नीचे कई तरह की साजिशें रची हैं, लेकिन उनके मंसूबे हमेशा कामयाब नहीं हो पाए हैं। चाहे वो सदी की सबसे बड़ी हीरे की डकैती हो या फिर लव ट्रायंगल का इस्तेमाल करके जेल से भागना हो, इन घिनौनी साजिशों के अपराधी कभी नहीं चाहते थे कि उनके तरीके सबके सामने एक्सपोज हो जाएं। वो इस वीडियो से नफरत करेंगे क्योंकि हम देखने जा रहे हैं कुछ दिलचस्प और गहरी साजिशों को जो सबके सामने बेनकाब हो चुकी हैं। मैकमिलियंस का पागलपन। दोस्तों, अगर आप भी मैकडॉनल्ड्स के फैन हैं तो आप शायद उन एनुअल मोनोपोली मिलियंस प्रमोशंस के बारे में जानते होंगे। हर साल मेन्यू आइटम पर छोटे कलेक्टिबल गेम पीस चिपकाए जाते हैं जो मुफ्त खाने से लेकर बड़े कैश प्राइस तक किसी भी चीज के हो सकते हैं, लेकिन इनाम जितना बड़ा होगा उतना ही रेयर उसका टिकट होगा। मुझे लगता है कि यही कारण है कि मैंने अब तक जो सबसे बड़ा इनाम जीता है वो एक मामूली सा फ्रूट बैग था, लेकिन लगभग 30 साल पहले अमेरिका के एक एक्स पुलिस ऑफिसर जेरोम पी जैकबसन ने इस कंपटीशन से $24 मिलियन से ज्यादा की कमाई की थी, जिसे असंभव माना जाता था। तो उन्होंने किया कैसे? पुलिस फोर्स छोड़ने के बाद जैकबसन मोनोपोली मिलियंस स्टिकर बनाने वाली कंपनी के सिक्योरिटी हेड बन गए। पैकेजिंग फैक्ट्री में उन्हें सुरक्षित रूप से भेजने से पहले उनकी प्रिंटिंग की निगरानी करना उनकी जिम्मेदारी थी। कई सालों तक उन्होंने ये व्यवस्था बनाए रखी, लेकिन 1989 में जैकबसन ने अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने $25,000 के विनिंग स्टिकर को निकालकर चुपचाप अपने भाई को दे दिया, और जब उसने टिकट को कैश कराया तो किसी को भी शक नहीं हुआ। बड़े कॉन्फिडेंस से जैकबसन ने विनिंग स्टिकर्स को नॉन विनिंग स्टिकर से बदलना शुरू कर दिया और असली विनर्स को उनकी कीमत के एक छोटे से हिस्से के लिए अपने दोस्तों और साथियों को बेचना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 1995 में जैकबसन को अनजाने में टेम्पर प्रूफ सील का एक पैकेट मिला, जिसका इस्तेमाल जीतने वाले स्टिकर के पूरे लिफाफे की सुरक्षा के लिए किया जा रहा था। जबकि पहले वो उन्हें थोड़ा थोड़ा करके लेता था, अब वो विनर्स के पूरे बैच की अदला बदली कर सकता था और लिफाफों को बिना किसी के जाने फिर से सील कर सकता था। जल्दी वो उन्हें ड्रग डीलर्स, लुटेरों, स्ट्रिप क्लब के मालिकों और हर किसी को बेच रहा था। सालों तक जैकबसन के आसपास के इन बेईमान लोगों ने अमेरिका में दिए गए लगभग सभी इनाम जीते और जैकबसन ने अपनी इस स्कीम से $24 मिलियन का मुनाफा कमाया। लेकिन FBI को 2000 में एक गुमनाम टिप मिली थी कि $1 मिलियन के विनर्स में से एक चोर था। उन्होंने बड़े पैमाने पर एक जांच शुरू की और देखा कि जीतने वालों का एक बड़ा ग्रुप फ्लोरिडा में जैकबसन के घर के पास एक दूसरे के करीब रहता था। उन्हें शक हुआ और उन्होंने अनगिनत लोगों के अलावा जैकबसन का फोन भी टैप करना शुरू कर दिया और उसे पकड़ लिया। अंत में उसे $12.5 मिलियन के जुर्माने के साथ 3 साल की सजा सुनाई गई। मुझे यकीन है कि वो यही सोच रहा होगा कि काश गेट आउट ऑफ जेल फ्री होता। कार्ड असली जिंदगी में काम करते हैं ना। डार्विन की मौत। दोस्तों, एक अच्छे रहस्य को कौन पसंद नहीं करता है? वह लापता व्यक्ति के मामले में आमतौर पर उसके परिवार के लोग ही होते हैं। इसलिए जब ब्रिटिश टीचर जॉन डार्विन मार्च 2002 में राफ्टिंग के लिए जाने के बाद गायब हो गए और बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, तो उनके 2 बेटे काफी परेशान हो गए। लेकिन उनकी माँ एन चुपके चुपके बहुत ज्यादा खुश थी। क्या? असल में जॉन मरा नहीं था, वो आराम से कमरे में बिस्तर पर रह रहा था, जो उनके घर के एक छिपे हुए दरवाजे के जरिए जुड़ा हुआ था, और दरवाजा एक अलमारी के अंदर छुपा हुआ था। जॉन और एन कर्ज में डूब रहे थे और इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक चौंका देने वाला प्लान बनाया। 2003 में कानूनी रूप से मृत घोषित होने के बाद एन ने एक दुखी विधवा होने का नाटक किया और लाइफ इंश्योरेंस की अपनी पहली किस्त का दावा किया, जो लगभग $35,000 थी। फिर जॉन ने एक नकली पासपोर्ट बनवाया और दोनों पनामा चले गए और अपनी फर्जी लाइफ इंश्योरेंस लेना जारी रखा। आखिरकार उन्होंने अपने नाजायज दावों से $3.5 लाख की भारी कमाई की। इस दौरान उनके बेटों को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जॉन के लापता होने के बाद 5 साल बाद झूठ का पर्दाफाश हो गया। जॉन अपने बेटों को फिर से देखने के लिए बेताब हो गया और वापस ब्रिटेन लौट आया और दावा किया कि उसे भूलने की बीमारी हो गई थी। इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश तब हुआ जब पनामा में ली गई उसकी और उसकी पत्नी की एक तस्वीर सामने आई। साजिश को कबूल करने के बाद दोनों को अलग अलग 6 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई। उनके बेटे उनसे बहुत नाराज थे और उन्होंने महीनों तक उनसे बात नहीं की। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि मरने का नाटक करके अपने परिवार से उसे छुपाना आपकी समस्याओं को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि क्या हो सकता है? मेरा चैनल। ओके, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन अगर आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी परेशानियों को कुछ देर के लिए तो भूल ही सकते हैं ना, और कुछ अद्भुत चीजें भी सीख सकते हैं। हो गया? तो फिर अगला क्या है? राजकुमार या भिखारी। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके साथ राजाओं जैसा व्यवहार किया जाए, लेकिन ये सपना सऊदी अरब के राजकुमार खालिद बिन अल सऊद के लिए एक चौंकाने वाली सच्चाई बन गया। प्रिंस ने 30 सालों तक खूब पैसे उड़ाए, सिर्फ 5 स्टार होटल्स में खाना खाया, महंगे कपड़े और चमचमाते हुए गहने खरीदे। वो मियामी के तट से दूर एक ऊंची इमारत, एक आलीशान पेंट हाउस स्वीट में रहता था और ये कोशिश करता था कि उसके इंस्टाग्राम पर हर कोई उसके बारे में जानता हो। लेकिन लोग प्रिंस की इज्जत भी करते थे और उससे डरते भी थे, लेकिन वो एक बड़े राज को छुपा रहा था। प्रिंस खालिद बिन अल सऊद कोलंबिया में रहने वाला एंथोनी गिनगैक नाम का एक लड़का था और कोई
प्रिंस नहीं था। गिंगैक एक धोखेबाज था जिसे सालों से सऊदी अरब के शाही परिवार के कई अलग अलग मेंबर्स जैसे भेस बदलने में महारत हासिल थी। उसने लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे महंगे तोहफे लेने के लिए इन पर्सनैलिटीज का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप को धोखा देकर करीब $8 मिलियन भी कमाए। उन्होंने उसे पैसे इस भरोसे पर दिए कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के कीमती शेयर हैं, लेकिन उसने झूठ बोला था और उस पैसे का इस्तेमाल अपनी महंगी लाइफस्टाइल के खर्चे चलाने के लिए किया। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट का एकमात्र मकसद लोगों को उसके शाही स्टेटस का भरोसा दिलाने और इस धोखे को आगे बढ़ाना था कि वो एक प्रिंस है। लेकिन 2017 में गिंगैक का एक मुखौटा टूटकर गिर गया। एक रियल एस्टेट अरबपति डोनाल्ड सोफर ने इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशन के दौरान प्रिंस को पोर्क मीट खाते हुए देखा। धार्मिक कारणों से मुसलमानों को पोर्क मीट खाने की इजाजत नहीं है और सभी सऊदी राजघरानों को इससे परहेज करने के लिए जाना जाता है। उसने इंस्टाग्राम पर भी इस डिश को पोस्ट करने की गलती की थी। सोफर को शक हुआ और उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर रख लिया, जिन्होंने गिंगैक के झूठ का पर्दाफाश किया और उसे धोखाधड़ी करने के लिए 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई। यार मुझे लगता है कि उसे जेल की कोठरी को इंस्टाग्राम के लायक सुंदर बनाने में मुश्किल होगी। बैंक्सी की डिनर पार्टी। दोस्तों, अगर आप ब्रिटिश बेस्ड ग्राफिटी आर्टिस्ट बैंक्सी को जानते हैं तो आपको पता होगा कि वो अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए जाना जाता है। इसलिए जब ब्रिटिश अभिनेत्री जॉन कॉलिंस को 2009 में उस रहस्यमय आदमी के लिए एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करने का इनविटेशन मिला तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इस बात को मान लिया। पार्टी एक शानदार फार्म हाउस में रखी गई थी जहां कई दूसरी मशहूर हस्तियों को भी इन्वाइट किया गया था और सभी लोग उस आर्टिस्ट से मिलने आए थे। वो सच में आया और जॉन ने 5 घंटे तक उसका और दूसरे मेहमानों का मनोरंजन किया, जबकि वो सब आर्ट और लाइफ पर बैंक्सी की राय सुनकर उससे इंप्रेस हुए थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि वो आदमी बैंक्सी नहीं था। ये पता चला कि पूरी डिनर पार्टी कंजर्वेटिव बिजनेसमैन इवान मासो द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश थी। उन्होंने एक टीवी ब्रॉडकास्टर को बेचने के इरादे से इस पूरी चीज को सेट किया और फिर रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये पहली बार था जब बैंक्सी ने खुद को सबके सामने प्रकट किया था। ब्रायन लॉरेंस एक छोटा एक्टर था जिसने बैंक्सी का किरदार निभाया था, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद वो बड़ा एक्टर हो गया भाई। पार्टी में हर कोई इस बेतुके प्लान के झांसे में आ गया और ये तब तक नहीं था जब तक पत्रकारों ने जांच शुरू नहीं की और साजिश का पर्दाफाश नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कि असली बैंक्सी ने इसके बारे में क्या सोचा होगा। बैंक्सी मेरे दोस्त, अगर तुम ये देख रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। डूबियस डाली। दोस्तों, फाइन आर्ट की दुनिया में धोखेबाज हर जगह मौजूद हैं। मई 2015 में लंदन के आर्ट कलेक्टर जेम्स टर्ट ये बात अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए जब उन्होंने वर्ल्ड फेमस स्पेनिश सरेलिस्ट सल्वाडोर डाली की एक नई गुमनाम पेंटिंग खरीदी तो उन्हें पता था कि उन्हें इसे साबित करना होगा। जब उन्होंने डाली के बेस्ट एक्सपर्ट निकोलस डिस्चर्नेस को बुलाया तो उन्होंने समझाया कि इस पेंटिंग को कॉर्पस हाइपरक्यूब्स 1953 के रूप में जाना जाता था और ये कॉर्पस हाइपरक्यूब्स 1954 की एक इंस्पिरेशन हो सकती है, जो फिलहाल वेटिकन में डिस्प्ले की हुई है। डिस्चर्नेस लंदन चले गए, लेकिन पेंटिंग की जांच करने पर उन्होंने इसे नकली बताया। डिस्चर्नेस ने दावा किया कि ये टोनी ट्रेटो द्वारा कानूनी रूप से बनाया गया एक दिलचस्प डुप्लीकेट था और उन्होंने इसको बेचा था। डिस्चर्नेस ने स्टंट को फ्रैंक हंटर का टेलीफोन नंबर दिया ताकि वो उनसे भी राय ले सकें। फिर उन्होंने अपनी बातचीत वहीं पर खत्म कर दी, लेकिन 4 साल बाद उन्हें एक बड़ा झटका लगा। 2019 में हंटर ने डिस्चर्नेस को फोन किया और उसे बताया कि उसे डिस्चर्नेस से कथित तौर पर एक ईमेल मिला है जिसमें कंफर्म किया गया है कि पेंटिंग असली थी, लेकिन स्टंट ने वास्तव में डिस्चर्नेस की ईमेल को एडिट करके फॉरवर्ड किया था जिससे ये लगे कि ये उनके द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा उनके पास एक प्रसिद्ध आर्ट डीलर डेविड नेहमत का एक बिल था जिसे स्टंट को एड्रेस किया गया था, जिसमें जिक्र था कि स्टंट ने ये पेंटिंग उनसे खरीदी थी। बात यह है कि नेहमत ने इनकार कर दिया कि वो पेंटिंग उसकी नहीं थी। इतना ही नहीं, हंटर को एक तीसरा दस्तावेज भी मिला था। ये स्टंट और ऐतिहासिक स्कॉटिश स्टेट डमफ्रीज हाउस के बीच किए गए एक समझौते की कॉपी थी। पेंटिंग को स्टंट द्वारा एस्टेट को किराए पर दिया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि इसकी जांच हो चुकी है और ये पेंटिंग असली है। एक और झूठ। स्टंट ने पूछताछ करने पर किसी भी तरह की धोखाधड़ी करने से इनकार कर दिया, लेकिन टोनी ट्रेटो आगे आया और उसने खुले तौर पर कहा कि उसने स्टंट को 11 अलग अलग डुप्लीकेट कॉपी बेची थी और स्टंट ने डमफ्रीज हाउस को सिर्फ एक नहीं बल्कि 17 पेंटिंग्स किराए पर दी थी, जिनकी कीमत $143 मिलियन से ज्यादा थी। यानी अगर वो वाकई असली होती तो जब यह खबर फैली तो डमफ्रीज हाउस ने भी सभी नकली पेंटिंग्स को तुरंत हटा दिया और अब कभी अरबपति रह चुके जेम्स टर्ट को कर्ज में डूबने के बाद दिवालिया घोषित कर दिया गया था। ऐसा लगता है कि छोटा सा स्टंट हमेशा के लिए खत्म हो चुका था भाई। अलेक्ट्राज से भाग निकलना। दोस्तों, जून 1962 में अलेक्ट्राज आइलैंड पर इनएस्केपेबल जेल से बाहर निकलने वाले कैदियों की कहानी जेल से भागने की सारी ऐतिहासिक कहानियों में सबसे ज्यादा मशहूर है। वो आज तक पकड़े नहीं गए, लेकिन वो वहां से भागे कैसे? क्लोरेंस एंगलिन, जॉन एंगलिन और फ्रैंक मॉरिस ने
इसे एक मौके के रूप में देखा जब उन्होंने देखा कि उनके सेल के सिंक के नीचे के वेंटिलेशन डक्ट को चौड़ा किया जा सकता है। उन्होंने जेल के ग्राउंड में मिले पुराने चम्मच और ब्लेड इकट्ठा किए और यहाँ तक कि वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक काम चलाऊ इलेक्ट्रिक ड्रिल भी बनाई। उन्होंने इन काम चलाऊ औजारों का इस्तेमाल करके महीनों तक हर रात डक्ट पर काम किया। जब लास्ट में डक्ट उसके अंदर जाने इतना बड़ा हो गया तो वो एक बैग यूटिलिटी कॉरिडोर तक पहुंच गया जहां कोई गार्ड नहीं था, और वहां उन्होंने अपनी एक सीक्रेट वर्कशॉप बनाई। हर रात वो पेपर मैश और असली बालों से बने डमी हेड्स को अपने बिस्तरों में रखते और फिर डक्ट में चले जाते। वर्कशॉप के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने जेल की दुकान से चुराए गए रेनकोट का इस्तेमाल करके लाइफ जैकेट और रबर बोट तैयार की। जब चीजें तैयार होंगी तो कैदियों ने यूटिलिटी कॉरिडोर में वापस जाने से पहले 11 जून की रात तक इंतजार किया। इस बार वो फुट होल्ड के रूप में पाइप का इस्तेमाल करते हुए एक एयर वेंट के सहारे ऊपर चढ़ गए जब तक कि वो छत पर नहीं पहुंच गए। एक और पाइप ने उन्हें जेल की दीवारों के बाहर नीचे खिसका दिया था, जहां उन्होंने 12 फीट ऊंची कांटेदार तार से बनी 2 बाड़ देखी। कंप्रेसर के रूप में मॉडिफाइड कंसर्टिना का इस्तेमाल करके रेनकोट राफ्ट को फुलाकर वो रात में वहां से निकल गए, लेकिन बाद में नाव के मलबे समुद्र के किनारे पर देखे गए थे। फिर भी भागे हुए कैदियों का कोई सबूत नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है, क्या वो बच गए या आखिरी अड़चन को पार करते हुए गिर गए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। ऐप अटैक। दोस्तों, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने का एक सबसे बड़ा कारण उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, जो ये गारंटी देता है कि प्राइवेट मैसेज प्राइवेट ही रहते हैं। यही कारण है कि क्रिमिनल उनका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। पुलिस को इसके बारे में पता है और हाल ही में FBI ने ऑस्ट्रेलिया की पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अब तक के सबसे बड़े साइबर भंडाफोड़ को अंजाम दिया है। कैसे? उन्होंने अपना खुद का एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप बनाया जिसे अनोम कहा जाता है और साथ ही बहुत सारे कॉम्पिटिटर ऐप को हटा दिया। थोड़े ही समय में कई तरह के अपराधियों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हाकन आइक भी शामिल था, जिसने अपने सभी दोस्तों को इसे रिकमेंड किया। उनके मैसेज इनक्रिप्ट किए गए थे, लेकिन सिर्फ आपस में और FBI के बीच इनक्रिप्ट किए गए थे। 18 महीने के इस ऑपरेशन के दौरान 9000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स ने 270 लाख मैसेजेस की छानबीन की। उन्होंने देखा कि डकैतियों का प्लान बनाया गया, ड्रग शिपमेंट पर चर्चा की गई थी और यहाँ तक कि लोगों को निशाना भी बनाया जा रहा था, और फिर सारे सबूत हाथ में लेकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया। कुल मिलाकर 32 टन ड्रग्स, 250 हथियार, 55 लग्जरी गाड़ियां और $48 मिलियन से ज्यादा का कैश इस स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था और 800 से ज्यादा मुजरिमों को हिरासत में लिया गया था। ये कहना ठीक रहेगा कि ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा। डार्क सीक्रेट। दोस्तों, कुछ समय पहले जर्मनी के भीड़ भाड़ वाले शहर बोकम में सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारियों को कुछ बहुत ही अजीब देखने को मिला। एक खाली पुराने बार के बगल में पीछे की गली में महंगी कारें आती रहती थीं और उनके ड्राइवर बाहर आने के बाद बिल्डिंग के एक दरवाजे से अंदर जाते और फिर घंटों तक गायब रहते। पुलिस अधिकारियों ने पूरे दिन इसे देखने के बाद अंदर जाकर चेक करने का फैसला किया। हालांकि दरवाजे से गुजरने पर वो जगह उतनी ही सुनसान लग रही थी जितनी बाहर से दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि बार के साथ साथ टेबल और कुर्सियों को भी लंबे समय से किसी ने छुआ नहीं था, पर जरूर कुछ और भी वहां चल रहा था। अधिकारी ने हिम्मत के साथ आगे बढ़कर जब तक कि वो बेसमेंट की तरफ जाने वाली सीढ़ियों तक नहीं पहुंच गए। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक छोटा सा चोर दरवाजा दीवार में छुपा हुआ था। उसे जोर से धक्का देने के बाद वो खुल गया और अंधेरे छेद से झांकने के बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। धुएं से भरे हुए एक कमरे में 3 लोग एक टेबल के चारों तरफ बैठे थे और पोकर खेल रहे थे। आसपास देखने पर पुलिस वालों ने देखा कि 2 और लोग स्लॉट मशीनों पर खड़े हैं। आनन फानन में वो वहां पर पहुंचे और वहां मौजूद सभी लोगों की जानकारी ली। लेकिन वो क्यों थे? वेल, ये कोई 1920 के दशक का स्पीक इजी नहीं था। इस तमाशे की शुरुआत 2021 में हुई थी। कोविड महामारी के कारण बोकम में लॉकडाउन लगा हुआ था, इसलिए सभी बार बंद कर दिए गए थे और ग्रुप मीटअप पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए जुआरियों के एक ग्रुप ने अपना खुद का एक काम चलाऊ कैसीनो बनाने का फैसला किया, जहां उन्हें लगा कि कोई उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। यार, मुझे लगता है कि वहां से बाहर निकलने के लिए सिर्फ पोकर फेस बना लेना काफी नहीं था। कैंट की फ्राइट टनल। दोस्तों, जब मैं एक बच्चा था तो रहस्यमय जगहों की तरफ जाने वाले रास्तों और सुरंगों के बारे में सोचकर बहुत खुश होता था, लेकिन दुख की बात है कि मैं अब बच्चा नहीं रहा और समझ गया हूं कि उनका इस्तेमाल गैर कानूनी नशीली दवाओं और दूसरी चीजों की स्मगलिंग के लिए किया जाता है। अगस्त 2018 में एरिजोना मैक्सिको बॉर्डर पर गश्त कर रही पुलिस ने कथित ड्रग डीलर इवान लोपेज को एक पुराने KFC रेस्टोरेंट में पास से गिरफ्तार कर लिया, जिसका वो मालिक था। लेकिन डेफिनेटली ये आदमी कर्नल को चिकन नहीं पहुंचा रहा था। इसके बजाय उन्हें उसकी वैन के पिछले हिस्से में 370 पाउंड से ज्यादा नशीली दवाएं मिली और KFC की तलाशी लेने के बाद उन्हें फर्श में एक बहुत बड़ा छेद भी मिला, जो 22 फीट गहरा और 600 फीट लंबा एक रास्ता था। ये लगभग वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट की ऊंचाई जितना है। ये विशाल सुरंग एरिजोना में अंडरग्राउंड शुरू हुई, बॉर्डर को पार करते हुए मैक्सिको में एक घर में एक बिस्तर के नीचे जाकर खत्म हो गई। पुलिस को पूरा यकीन था कि इसका इस्तेमाल देश में ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए किया जाता था। यार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी को पॉपकॉर्न चिकन इतना पसंद था कि उसे बस अपने बेडरूम से इसके लिए एक सीधा रास्ता चाहिए था।
हीरे चोरी किए जाने के लिए होते हैं। दोस्तों, फरवरी 2003 में बेल्जियम के एंटवर्प में इतिहास की सबसे बड़ी हीरे की चोरी हुई थी। इसे सदी की डकैती कहा जाता था, लेकिन सभी रुकावटों के बावजूद लगभग $100 मिलियन से ज्यादा की कीमत के हीरे चोरी हो गए थे। असली तिजोरी शहर की भारी सुरक्षा वाली डायमंड डिस्ट्रिक्ट में एंटवर्प डायमंड सेंटर के नीचे थी। इसमें अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम थे, जिसमें 100 मिलियन से ज्यादा कॉम्बिनेशन वाला एक लॉक इंफ्रारेड हीट सेंसर, एक मूवमेंट सेंसर और बहुत कुछ शामिल था। और हाँ, बिल्डिंग के अंदर एक प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स भी काम कर रहा था। यार, क्या ये असली है या एक नई ओशंस 11 फिल्म का सेट है? पेशेवर चोर और मास्टरमाइंड लियोनार्डो नोटारबोटोलो के लिए भी ये एक मुश्किल काम होने वाला था, लेकिन वो अकेला नहीं था। नोटारबोटोलो ने 4 और पेशेवर अपराधियों की एक टीम बनाई, जिनका नाम द स्पीडी, द मॉन्स्टर, द जीनियस और द किंग ऑफ कीज था। उनके साथ मिलकर उन्होंने इस डकैती की साजिश रची। डकैती से पहले नोटारबोटोलो ने 18 महीने तक एक हीरा व्यापारी होने का नाटक किया। वो बार बार डायमंड सेंटर जाता था और चुपके से कैमरा पेन से तस्वीरें ले लेता था। जैसे जैसे वो उसे जानने लगा, सिक्योरिटी ढीली होती गई और वो तिजोरी के दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा कैमरा छुपाने में कामयाब हो गया। ये जरूरी था, क्योंकि ये डोर कोड डालने वाले गार्डों को रिकॉर्ड करता था। बाकी मेंबर्स ने तिजोरी के इंटीरियर के एक एक्सैक्ट मॉडल का इस्तेमाल करके उस बड़े दिन की तैयारी के लिए दिन रात काम किया, जो एक बेईमान हीरा व्यापारी ने उनके लिए बनाया था। डकैती से एक दिन पहले नोटारबोटोलो ने तिजोरी के आसपास चक्कर लगाया और थर्मल सेंसर पर हेयर स्प्रे छिड़का ताकि वो काम न कर सके। वो अगले दिन एक चोरी की कार में बैठकर बाहर इंतजार कर रहा था। बैंक के चारों तरफ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए किंग ऑफ कीज ने इसके पास में मौजूद एक सुनसान ऑफिस का ताला तोड़ दिया। इस बिल्डिंग और एक प्राइवेट गार्डन से गुजरने और एक सीढ़ी पर चढ़ने के बाद टीम एक लावारिस छत से होते हुए बैंक में दाखिल हुई। एक इंफ्रारेड सेंसर ने उनका रास्ता रोक दिया, लेकिन जीनियस ने इसे ब्लॉक करने के लिए एक होममेड पॉलिएस्टर शील्ड का इस्तेमाल किया। इसके बाद वो कुछ सीढ़ियां उतरकर तिजोरी के एंट्री हॉल में दाखिल हुए। तिजोरी के दरवाजे के नंबर पैड और फिजिकल लॉक दोनों थे। उन्होंने कोड डाला, फिर किंग ऑफ कीज ने एक बड़ी 1 फुट लंबी चाबी निकाली। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने उनके गुप्त वीडियो को देखकर इस नकली चाबी को बनाया था। लाइट सेंसर को चालू करने से रोकने के लिए उन्होंने तिजोरी का दरवाजा खोल दिया और लाइट बंद कर दी, लेकिन वहाँ पूरी तरह से अंधेरा था। वो जानते थे कि सब कुछ कहाँ है, क्योंकि उन्होंने नकली तिजोरी में इसकी रिहर्सल की थी। द मॉन्स्टर ने बाकी के सेंसर को बंद कर दिया। फिर उन्होंने 100 से ज्यादा सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोले और ढेर सारे गहने, सोने और हीरो को डफल बैग में भर दिया। कई घंटे बाद सुबह 5:30 बजे वो वहाँ से फरार हो गए। पूरा ऑपरेशन उसी तरह चलता रहा। अगर स्पीडी कोई गड़बड़ न करता, टीम का एक मेंबर नर्वस हो गया और सबूत हटाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक वो डर गया और उसने जल्दबाजी में बैंक से जुड़े दस्तावेजों को झाड़ियों में फेंक दिया। नोटारबोटोलो का पता लगाया गया और इसमें शामिल सभी लोगों को ट्रैक किए जाने के कुछ हफ्तों बाद ही उन्हें जेल की सजा सुना दी गई, किंग ऑफ कीज को छोड़कर, जो उन हीरो के साथ अभी भी लापता है। यार, मुझे लगता है कि उसे यूं ही किंग नहीं कहते। शॉशैंक शॉकर। दोस्तों, हम सभी ने उन कैदियों की कहानी सुनी है जो जेल से भागने में कामयाब रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इतनी चालाकी से ऐसा करने की कोशिश नहीं की जैसा कि रिचर्ड मैट और डेविड स्वेट ने 2015 में क्लिंगटन करेक्शनल फैसिलिटी से भागने के लिए की थी। जेल में अपना समय बिताने के दौरान वो दोनों जेल ऑफिसर जॉयस मिशेल के करीब आ गए। उसने उन दोनों से एक मजबूत रोमांटिक रिश्ता बना लिया और साफ तौर पर जाहिर था कि वो उन दोनों को पसंद करती थी। इस वजह से वो उनकी खास तौर पर मदद करने लगी। साइकोपैथिक रोनाल्ड मैकडोनल्ड्स की तरह नाटक करते हुए उसने हैमबर्गर मीट में हैक्सो ब्लेड, छेनी और दूसरे औजार छुपाए और उन्हें वहां से भागने के लिए उनकी जरूरत की सारी चीजें दी। लेकिन अंदर उस भयानक जोड़ी की मदद करने वाली जॉयस अकेली नहीं थी। जीन पामर नाम का एक प्रिजन गार्ड रिचर्ड को खास तौर पर पसंद करता था। वो अपनी जेल की कोठरी में मशहूर हस्तियों की पेंटिंग बनाता था और जीन उसे पसंद करने लगा था। पेंटिंग के बदले में उसने रिचर्ड और डेविड को जेल के मेटल डिटेक्टर्स को पार करने में मदद की, जिससे उन्हें उन औजारों की स्मगलिंग करने में मदद मिली जो जॉयस ने उन्हें जेल की कोठरी में दिए थे। एक बार अपनी जरूरत की हर चीज मिलने के बाद उन्होंने मेटल से बनी जेल की कोठरी की दीवारों को काटने की कोशिश की। महीनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद वो आखिरकार इसे तोड़कर पीछे की शाफ्ट तक पहुंचने में कामयाब रहे। इसके बाद वो एक चौड़े स्टील के पाइप तक पहुंचे, जिसके बारे में उन्हें पता था कि ये बाहर की तरफ जाता है। इसके बाद रिचर्ड और डेविड को इस पर काम करना पड़ा और इलेक्ट्रिक ड्रिल का शोर होने के बावजूद कोई भी इसे देखने के लिए वहां पर नहीं आया। आखिरकार उन्होंने अपना भागने का रास्ता बना लिया। जॉयस अभी भी दोनों से प्यार करती थी और 5 जून को पाइप से बाहर निकलने वाली जगह पर चोरी की कार में उनका इंतजार करने के लिए तैयार हो गई थी। आखिरकार भागने का दिन आ ही गया और शाफ्ट में जाने से पहले जेलर का मजाक उड़ाते हुए वो कई कमेंट्स लिखकर वहां पर छोड़ गए। एक तो पाइप पर चिपकाया हुआ था और उस पर हैव अ नाइस डे शब्दों के साथ एक बहुत ही अश्लील तस्वीर बनाई गई थी। लेकिन जब वो आजाद हो गए तो उनका
प्लान फेल हो गया। जॉयस उन्हें वहां नहीं मिली। आखिरी समय में उस जेल के ऑफिसर ने अपना इरादा बदल दिया। भागने के लिए मजबूर होने के बाद दोनों 3 हफ्तों तक पकड़े जाने से बचने में कामयाब रहे। अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने आखिरकार उनको पकड़ लिया और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। डेविड अकेला बच गया और वो आज भी सलाखों के पीछे है। जॉयस को उसकी भूमिका के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई, जबकि जीन को सिर्फ 6 महीने की जेल और $5000 के जुर्माने की सजा मिली। तो भाई मुझे लगता है कि सबक ये है कि जेल में रहकर लव ट्रायंगल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। गिनती बढ़ रही है। दोस्तों, चाइना में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली बैंक डकैती 2007 में हुई थी। चाइना के एग्रीकल्चरल बैंक के एक नाराज कर्मचारी रेन शियाओफिंग ने ही ये सब शुरू किया था। एक दिन उसके मन में एक अजीब ख्याल आया। वो बैंक से पैसे चुराएगा, उससे लॉटरी टिकट खरीदेगा, लॉटरी जीतेगा और जो रकम उसने चुराई थी उसे वहां फिर से रख देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। किसी तरह उसने बैंक में काम करने वाले 2 मैनेजर्स को, जिनके पास तिजोरी की चाबियां थी, मदद करने के लिए राजी कर लिया और तीनों काम पर लग गए। सुरक्षा में ढील के कारण उन्होंने आसानी से लगभग $12,500 के बराबर का कैश चुरा लिया। रेन ने अपना कट लिया, उसे लॉटरी टिकटों पर खर्च किया और कमाल की बात तो यह है कि वो जीत गया। इतना ही नहीं, वो अपने जीते हुए पैसों का इस्तेमाल करके टिकट खरीदता रहा और फिर से जीतने में कामयाब रहा। उसके पास चुराए गए पैसों के बदले वहां रखने के लिए उससे ज्यादा पैसा था, इसलिए वो वहीं पर रुक सकता था। लेकिन अब उसे इसका चस्का लग गया था। उसके पुराने साथी चोरी करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने प्लान को वहीं पर छोड़ दिया। इसलिए उसने एक नए कर्मचारी को उसकी मदद करने के लिए फुसलाया, जिसका नाम था जियांग जिंग। उन्होंने कई महीनों तक साथ मिलकर तिजोरी को बार बार लूटा, लेकिन उन्होंने कितना भी पैसा क्यों न लिया हो, रेन तीसरी बार जीत नहीं पाया। आखिरकार दोनों पर बैंक का $4.3 मिलियन बकाया हो गया था। उन्होंने अपना पैसा वापस पाने और तिजोरी से चुराए गए पैसे को बदलने के लिए हताश होकर एक आखिरी प्लान बनाया। अगर वो इतने सारे टिकट चुरा लें जिससे जैकपॉट जीत सके तो वो बच जाएंगे। रेन और माँ अप्रैल 2007 में सबके सामने सीधे बैंक में घुसे, तिजोरी में गए और $2.3 मिलियन कैश सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में भर दिए। फिर वो बेशर्मी से पैसे लेकर गार्ड के पास से गुजरे, रेन की वैन में सवार हो गए और शहर के चारों तरफ दौड़ते हुए बदमाश लॉटरी टिकट एजेंट्स को कैश दिया, जिन्हें वो जानते थे। उन्होंने सैकड़ों हजारों टिकट खरीदे और फिर भी जीत नहीं पाए। उन दोनों के पास जितना पैसा बचा था उसे बांटकर वो भाग गए। दोनों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और मौत की सजा सुनाई गई, जो उनके अपराधों के लिए चाइना द्वारा दी जाने वाली सबसे सख्त सजा है। रेन और माँ चाइना की कहानियों में जिंदा हैं, बल्कि एक भयानक चेतावनी भी है कि अपनी किस्मत आजमाने से हमेशा काम नहीं चलता। तो भाई आज के लिए मेरा दिमाग सिर्फ इतनी साजिशों को ही झेल सकता है। बताइए आप किस साजिश में सबसे ज्यादा हैरान या इम्प्रेस हुए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।